हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे संकुलन क्षमता। अंग्रेजी में इसे लिख सकते हैं आप लोग पैकिंग इफिशियंसी। मान के चलिए आप लोग कि ये एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु केवल कोने पर ही व्यवस्थित होते हैं, 1 2 3 और 4। ये मान लीजिए 4 परमाणु हो गए, 2 3 एंड 4। अब इसके ऊपर आप 4 परमाणुओं को कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये देखिए। इसको डॉट डॉट से हम बना रहे हैं, देखिए। ये 4 परमाणु ये वाले हो गए, 4 5 6 7 8। और जब आप इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके बीच में एक वाइड बन जाएगा। ये स्थान कितना घेर रहे हैं, ये इतना, यानी इसका जो आयतन है ये इतना है। लेकिन क्या इस आयतन का पूरा भाग इन परमाणुओं द्वारा अध्यासित कर लिया गया है? तो आप कहेंगे नहीं। देखिए, इसमें से ये भाग खाली बचा, ये भाग खाली बचा, इधर खाली बचा, इधर, ये सब खाली बचे। उस क्रिस्टल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग परमाणुओं द्वारा अध्यासित कर लिया गया, या पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग इसे PF से 60 में लिख सकते हैं। संकुलन क्षमता यानी PF बराबर क्या हो जाएगा, किसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन परमाणुओं द्वारा अध्यासित या घेरा गया आयतन बटे कोष्ठिका का संपूर्ण आयतन, कोष्ठिका का कुल आयतन। और प्रतिशत में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए, परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन कैसे पता चलेगा। परमाणु, किसी एक परमाणु जो कि क्रिस्टल में लगे हुए हैं, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन गुणे परमाणुओं की संख्या, और साथ में गुणा कर लेंगे 100 से। PF बराबर परमाणु का आयतन, परमाणु गोलाकार होता है और गोले के आयतन का सूत्र आप लोगों ने मैथ में पढ़ लिया होगा। तो परमाणु के लिए आयतन का सूत्र आप लोग कैसे लिखेंगे, गोले का सूत्र आप लोगों को लिखना है 4/3 πr³। ये हो गया परमाणु का आयतन। अब और परमाणुओं की संख्या को आपने निकाला था स्टार्टिंग में दूसरे लेक्चर में आप लोगों ने। अगर नहीं देखा तो आप लोग दूसरा लेक्चर जा करके देख लीजिए कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसे कैसे व्यक्त करते हैं। तो परमाणुओं की संख्या को हम लोग लिखते हैं Z से और साथ में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोष्ठिका का कुल आयतन, अब क्योंकि हमने जितनी भी प्रकार की कोष्ठिका पढ़ी है और जो हमारे कोर्स में है वो कोष्ठिकाएं कैसी हैं, घनाकार हैं। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं कोष्ठिका, और कोष्ठिका की भुजा को हम लोगों ने A से माना था तो हम लोग लिखेंगे A का क्यूब। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का, और ये आपका आएगा प्रतिशत में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से सूत्र को देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग लेक्चर देखना शुरू करें, जब भी आप लोग वीडियो देखना प्रारंभ करें, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें और अपना नोट खुद से बनाएं।
और जो आपको बाद में एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फार्मूले को हम ऊपर नोट कर लेंगे और उसके बाद बारी बारी से तीनों एकक कोष्ठिकाओं के लिए संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले PF पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड इंटू 100/A क्यूब। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। ये सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए A बराबर क्या होता है 2R, ये Z बराबर क्या होता है 1। चलिए अब हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। A के स्थान पे 2R रख लेंगे और Z के स्थान पे 1 रख लेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू R का क्यूब, Z का मान 1 और साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो अब A के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 2R और इसका क्यूब। आगे बढ़ाएंगे, अब केवल आप सॉल्व कर लेंगे। 4/3 इंटू 22/7 इंटू R क्यूब इंटू 1 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे 100 ही होगा और y कर देंगे। अब 2 का घन करेंगे आप लोग, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू R का R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया और ये बच गया आपका 4/3 इंटू 22/7 इंटू 100/8। और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 52.4 या 52.36%। ठीक, आप लोग इसको हल करके देख लीजिए कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 52.36, यानी जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.36 या 52.4% होती है या 52.4%। यानी जब हम इस प्रकार से परमाणुओं को व्यवस्थित करने चलें, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं, परमाणु के सीधे इसके ठीक नीचे परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाता है, ये पैटर्न चलता है। और अगर हम इस प्रकार से परमाणुओं को व्यवस्थित करेंगे और इनके वाइड्स को अध्यासित करने के लिए कोई परमाणु नहीं होंगे, ऐसा तभी हो सकता है जब किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की साइज सभी जितने भी प्रकार के परमाणु हैं सबकी साइज एक समान है, तो कोई भी उसमें से परमाणु इनके वाइड्स को अध्यासित या इनकी रिक्तिका को अध्यासित नहीं कर सकता है। तो उस समय ये परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया कुल आयतन होगा वो 52%, 52.4 या 52.36% होगा। और जो खाली स्थान होगा वो कितना हो जाएगा, जो खाली स्थान बचेगा वो 100 - 52.4% होगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या है और सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगली एकक कोष्ठिका के लिए स्टार्ट करते हैं। केवल आपको 2 चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए। फार्मूला हमने लिख दिया है ऊपर, अब देखिए जो दूसरा नंबर आएगा आपका वो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में
ए और आर में संबंध आपने निकाला था, ए बराबर क्या आया था 4r बाई रूट 3 और z बराबर याद होगा आपको 2 निकाला गया था। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन सूत्र में रख देते हैं ए और z का मान, Pf इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, z 2 लिख देंगे और 100 ए का क्यूब और ए बराबर क्या है 4r/√3, तो 4r/√3 और इसका लगा देंगे हम लोग क्यूब, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्यूब लगा है। ठीक, अब ये देखिए, पहले आप लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 200, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, और बटे में इसका घन करेंगे 4 चौक 16 और 16 चौक के 64r क्यूब बटे इसका घन करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा आपका √27 और √27 को आप लोग लिख सकते हैं 3√3। तो जब आप लोग इसको हल करेंगे, ये देखिए 4 अंक की भिन्न हो गई, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे और ये सब नीचे चले आएंगे, और जब आप लोग इसको सरल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 68% आएगा। ठीक, आप लोग इसको सरल करके देख लीजिएगा। सबसे पहले r को r से कैंसिल कर देंगे, r क्यूब को r क्यूब से, उसके बाद बाकी सभी संख्याएं केवल आपको गुणा भाग कर लेना है। ठीक, तो इसके बाद एक और एकक कोष्ठिका बचती है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, उसको भी आज इसी लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। और इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो आप लोग एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब इसके लिए आप लोगों को 2 चीजें पता होनी चाहिए। ए बराबर क्या होता है 2√2r, z बराबर होता है 4, संकुलन क्षमता बराबर 4/3, पाई का मान 22/7, r क्यूब, z का मान 4 और इंटू 100, ए का मान 2√2r का होल क्यूब। सरल कर लेंगे, 4/3 गुणे 22/7 गुणे r का क्यूब गुणे 4 में 100 का गुणा कर देंगे 400, और बटे में 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 और अंडर रूट में 8। अंडर रूट में 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो 2 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 16√2 इंटू r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर देंगे और इसको सरल कर लेंगे, आएगा 74%। तो जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी निकल कर आती है 74%। तो इससे आप लोगों को एक चीज और समझ में आया होगा, जो आपको जनरल आपके डेली लाइफ में याद भी रखना चाहिए, कि अगर आप किसी भी गोल वस्तु को किसी बॉक्स में रखना चाहते हैं या रखने का प्रयास कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो आप लोगों को संकुलन कैसे, पैकिंग कैसे करना चाहिए, जिसमें उस बॉक्स के सबसे ज्यादा आयतन परमाणुओं द्वारा या उस वस्तु द्वारा, उस गोल वस्तु द्वारा अध्यासित
कर लिए जाए, यानी खाली स्थान कम से कम बचे। तो किस प्रकार से करना चाहिए? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें बनती है, और ये चीज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कैसे बनती है। जब आप 3D में पैकिंग करने चलते हैं और पैकिंग इस प्रकार से करते हैं, जैसे ये पहली रो आपने लगा दी, दूसरी रो इसके बीच में आप लोग लगाएंगे, फिर तीसरी रो इसके बीच में आप लोग लगाएंगे, और जब इसके ऊपर 3D में आप लोग पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जो 3 परमाणुओं के बीच में जो वाइड बन रहा है यहाँ पर परमाणु को व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप संकुलित करेंगे तो सबसे ज्यादा आयतन परमाणुओं द्वारा घेर लिया जाएगा। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है चीज आपने सीख लिया, और इसको आप लोग नोट करेंगे। और अगली टॉपिक, एक और टॉपिक हम लोग इसी में ऐड करते हैं, एकक कोष्ठिका का घनत्व। बहुत आसान है, छोटी सी टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर करेंगे हम लोग। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग हेडिंग लगाएं। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो सब चीज़ें याद हैं। और साथ में आप लोगों को हमने कहा था पहले ही, आप लोग जेड और ए और आर में रिलेशन जो निकाला गया था उसको आप लोग याद रखिए, हमेशा आपके काम में आएगा। जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए अगली हेडिंग लगाएंगे, एकक कोष्ठिका का घनत्व। घनत्व बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसको, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का आयतन। देखिए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? अब आपके पास मान लीजिए ये एक एकक कोष्ठिका है, कोई भी एकक कोष्ठिका है, इसका द्रव्यमान आप लोग कैसे निकालेंगे? एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कैसे आप लोग निकालेंगे? एकक कोष्ठिका में जो लगे हुए परमाणु हैं उनकी संख्या, यानी एकक कोष्ठिका में लगे परमाणुओं की, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, परमाणुओं की संख्या और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान और बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। अब परमाणुओं की संख्या जेड से बहुत पहले आप लोगों ने सीख लिया। परमाणु का द्रव्यमान दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, यम से लिखेंगे, द्रव्यमान को हम लोग यम से लिखते हैं। एकक कोष्ठिका का आयतन, अभी आप लोगों ने देखा कोष्ठिका कैसी है, घन के आकार की, और घन का आयतन कैसे निकालते हैं? भुजा का क्यूब। भुजा को आप लोगों ने ए से लिखा है तो ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। अब एक चीज आप लोगों को ऐड करना है, और क्योंकि जब भी हमें परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में दिया जाता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर ग्राम में लिखा है तो उस परमाणु का द्रव्यमान ना होकर के वह उस परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान होता है। इसलिए हम एक मोल के द्रव्यमान को, अगर हम यम के स्थान पे हम एक परमाणु का द्रव्यमान ना लिख करके, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? एक परमाणु का द्रव्यमान। और हमें द्रव्यमान किसमें दिया होता है? एक मोल का परमाणु, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे? नीचे अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लेंगे, ऐसा कहें कि हम अवोगाद्रो संख्या से इसमें भाग दे देंगे।
तो ये हमारा पूरा फार्मूला जो निकल कर आएगा वो z इंटू यम इंटू ए क्यूब इंटू अवोगाद्रो संख्या यानी एन ए अवोगाद्रो नंबर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एकक कोष्ठिका का घनत्व। घनत्व को d से लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू जेड इंटू यम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। जेड अगर कोष्ठिका का प्रकार आपको बताया जाए तो आप जेड बता सकते हैं, पहले सीख चुके हैं। यम आपको दिया जाएगा जब भी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। ए क्यूब अगर आपको परमाणु की त्रिज्या दी गई होगी तो आप भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने ए और आर में रिलेशन पढ़ लिया है। अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो इस तरह से एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कर सकते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है एकक कोष्ठिकाओं में दोष, यानी जो हमारे पास क्रिस्टल हैं उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं, कैसे आती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब की गणना या इन सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे जो इस समय खाली बैठे हुए हैं, ताकि वो भी अपना जो रिवीजन है करते रहें। और यहीं पर हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।